बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, जब पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों का जिक्र आता है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम भी हमारे जहनों में सबसे पहले आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो जमहूरियत की बात आती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख को देखा जाए तो जो काविशें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई हमेशा वो जमहूरियत के नारे के साथ ही की गई, और जो कोई भी इकदाम अगर इस जमात की तरफ से लिया गया तो वो हमेशा ये कहा गया कि वो डेमोक्रेसी की बालादस्ती के लिए ही लिया गया। उसके आगे पीछे उनकी कोई सोच दूसरी ऑफ कोर्स नज़र आती है, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा गोल हमेशा से नज़र आया है। अच्छा, अब की अगर हुकूमत की बात करें, आज की जो हमारी हुकूमत है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें आगे ज़रूर नज़र आती है, लेकिन साथ ही इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनके अख्तलाफात भी सामने आते रहते हैं, लेकिन ये हुकूमत अभी फंक्शनिंग में है। अभी जो पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है वो इसी हुकूमत की बदौलत चल रहा है। तो ये तमाम तर मसाइल इनके क्या हो जाते हैं, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब क्या समझती है कि आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से उनका जो एक स्लोगन है कि जमहूरियत को आगे लेके जाना है या उसकी बालादस्ती के लिए काम करना है, उसमें मजीद जो पाकिस्तान में मसाइल हैं उनको किस तरह से हल किया जा सकता है, खासतौर पर जमहूरी जो मसाइल हैं। सो इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें अली कासिम गिलानी साहब। अली, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे ये बताइएगा कि पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ऑफ कोर्स कोई आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट से मुतालिक नहीं है। मेरा सवाल ये कि आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान 2008 में ज़्यादा और जमहूरी लिहाज से ज़्यादा मजबूत था या 2026 में? बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका सवाल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि 2008 में पाकिस्तान में जमहूरियत ज़्यादा मुस्तहकम थी या आज 2026 में। आप जानती हैं कि 2008 में नया ये एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, और प्रेसिडेंट मुशर्रफ का टाइम था। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, आर कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट पार्लियामेंट्री एंड नॉट इवन प्रेसिडेंशियल। तो एक हॉच पॉच निज़ाम था आइन का, अच्छा। जो 2008 में था। और उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो आप जानती हैं कि एक कंसेंसस के साथ 18वीं तरमीम की गई दोनों बड़ी सियासी जमातों ने मिलकर। और उसके पीछे जो प्रीएम्बल था वो यही था कि जो लेट 80s और 90s की जो पॉलिटिक्स थी उसको किस तरह हमने चेंज करना है, और पॉलिटिशियंस ने किस तरह अपनी मैच्योरिटी का सबूत देना है। तो एक वहाँ डायनामिक्स ज़रा फ़र्क थे। देयर वाज अ मूव टुवर्ड्स मोर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और अगर हम आज की बात करें तो आज देयर इज़ अ कोलिशन गवर्नमेंट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर सियासी जमातों का ये एक कोलिशन है जो कि स्टार्टिंग में आप जानती हैं कि PDM-1 के बाद हमारा एक रिलेशनशिप रहा है PMLN के साथ। उसके बाद जब इलेक्शंस के बाद जब एक हंग पार्लियामेंट आई, और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI को दावत दी कि वो असेंबली में या हुकूमत में आए। हिस्सा लें और गवर्नमेंट बनाएं। तो उनके रिफ्यूज़ल के बाद then we were left with no other option but to let PMLN make the government। और हमारा एक इशू बेस्ड रिलेशनशिप है उनके साथ। हम इश्यूज पे और एजेंडास पे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और जो भी इशू जिस पे कंसेंसस हो जाए वो पार्लियामेंट में लेके आते हैं और ठीक उसको पास कराते हैं। अदरवाइज देयर इज नो अदर रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम एक इशू बेस्ड कोलिशन गवर्नमेंट है जी। ठीक है। अच्छा अली, आपने जिक्र किया 18th अमेंडमेंट का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो पास की और उसमें बहुत अहम किरदार है। जो 18th अमेंडमेंट का बेसिक गोल था वो पावर को डिसेंट्रलाइज करना था, लेकिन जो सर्विस डिलीवरी है वो फिर इंप्रूव नहीं हो पाई है सिग्निफिकेंटली। तो इसमें हम क्या समझें कि जो डिसेंट्रलाइजेशन थी वो फेल किया, या फिर जो प्रोविंसेस हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करने में नाकाम हुए, वो डिलीवर नहीं कर पाए? Thank you. This is a very multi-pronged question, and I would like to answer it this way कि जब भी आप कोई इख्तियार फेडरेशन जो है वो सूबों को देती है तो, और या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, तो वो वापस जो है वो सल्ब नहीं की जा सकती। उसको मज़ीद इख्तियार तो सूबों को दिया जा सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी इख्तियार सूबों के पास है वो वापस नहीं लिया जाना चाहिए। इवन दो आई बिलीव
कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस फॉर एग्जांपल हेल्थ जिसमें सूबों ने वाकई ही अच्छा काम किया है और इसको इनको इनकरेज करने की ज़रूरत है। मज़ीद टैक्स कलेक्शन जो प्रोविंशियल टैक्स कलेक्शन है उसमें भी सूबों ने एक नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। अच्छा। बट देयर आर अदर इश्यूज फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन पॉलिसी है या पॉपुलेशन कंट्रोल का जो इशू है उसमें मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि पॉपुलेशन का जहाँ तक सवाल है उस पे सूबों ने कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिस पे सूबे कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे या जिस इलाके में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़रा नेग्लिजेंस है या वो कमज़ोर है उस एरिया को फेडरली टेरिटरी बना दी जाए। ये वी लिव इन 21st सेंचुरी 2026 है। ये 1990s की तो बात नहीं है कि हम फेडरेशन जो है वो अ, अगर मुल्तान में किसी प्लाजे में आग लग जाए तो ये तो नहीं मुतालबा कोई कर सकता कि मुल्तान को फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए। हमने तो फाटा को जो कि एक्स फाटा है अब उसको फेडरल एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरिया से निकाल कर प्रोविंस में जम किया है ताकि मोर डेमोक्रेसी शुड गो डाउन। लोगों के मसाइल जो हैं ग्रास रूट लेवल के वो सियासी वर्कर्स ही हल करें, ना कि इस्लामाबाद में बैठी हुई हुकूमत। ठीक। अच्छा, अब ये 18th अमेंडमेंट पे तो इसका आपका पीओवी आ चुका है। जो 27th अमेंडमेंट थी, प्लीज मैं उस पर भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो 27th अमेंडमेंट की गई है दैट हैड बीन पुश्ड बाय पीएमएलएन और उस पर पीपीपी की एंगेजमेंट थी, लेकिन सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सी भी हमने देखी है। आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रिंसिपली इस अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रही थी, और अब अगर जब 28th अमेंडमेंट की बात आ रही है तो आपको लगता है कि जिस तरह से 26th या 27th अमेंडमेंट हुई है तो 28th अमेंडमेंट भी जो होगी वो पाकिस्तान की या जमहूरियत की या आइन की इतनी बेहतरी के लिए होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको मॉरली, एथिकली और सबसे बढ़ के प्रिंसिपली सपोर्ट करेगी? देखिए, पहले तो आ जाते हैं 26 अमेंडमेंट पे। 26 अमेंडमेंट जिस तरह आपने अपने सवाल में कहा कि गालिबन वो कंट्रोवर्शियल थी, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, बल्कि तमाम इट वाज मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक कंसेंसस था, नॉट ओनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बल्कि तमाम सियासी जमातें जिसमें अपोजिशन की सियासी जमातें जो कि JUIF जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी निगोसिएशंस को लीड कर रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब, उनका अच्छा खासा इनपुट भी था कमेटी की स्टेज में। आप जानती हैं कि एक स्पेशल कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई थी जिसने 26वीं आईनी तरमीम को ना सिर्फ वेट किया बल्कि एक कंसेंसस बनाया। तो वो तो बहुत अच्छी एक तरमीम थी। हाँ, अगर 27th अमेंडमेंट में भी ऑपोजिशन का इनपुट आ जाता जिस तरह 26th अमेंडमेंट में उन्होंने एक हेल्दी इनपुट दिया, तो मैं समझता हूँ कि इस तरमीम में मज़ीद बेहतरी भी आ सकती थी। लेकिन जहाँ तक आपका सेकंड पोर्शन ऑफ योर क्वेश्चन है ऑन द 27th अमेंडमेंट, आई वाज पार्ट ऑफ द लॉ एंड जस्टिस कमेटी और अच्छा। मैं ये जानता हूँ आपको, और आपको मैं वसूख से बता सकता हूँ कि 27th अमेंडमेंट में कोई ऐसी शिक या कोई ऐसी क्लॉज नहीं थी जिस पे हुकूमत की किसी भी अलाइड जमात को या कोलिशन पार्टनर को एतराज़ हो। हमसे पहले ही उन्होंने निगोशिएट करके जो भी मिनिमम एजेंडा एग्रीड था बिटवीन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, वही 27वीं तरमीम असेंबली ने पास की है। किसी की और विश लिस्ट भी इसमें शामिल नहीं थी। इवन दो हम चाहते थे कि हमारे सूबे की बात आए उसके अंदर जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से MQM की जो कोशिश थी वो एक आई ऑल्सो सपोर्ट MQM की जो उसमें एक प्रपोजल था फॉर politically and financially strong empowered local government, और वो भी, और बलूचिस्तान के जो मेंबर्स थे उनकी तरफ से भी वो अपनी असेंबली की सीटें बढ़ाना चाहते थे इस तरमीम के अंदर। लेकिन वो तीनों चीज़ें नहीं हो सकी। उसकी वजह यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ कंसेंसस हुआ। वही जिन चीज़ों पे कंसेंसस हुआ वही जो ड्राफ्ट है वो कमेटी में भी आया और वो यानी कि वेट हुआ, पीपल्स पार्टी वहां से प्रिंसिपली पास हुआ। 27th अमेंडमेंट को जो है वो एंडोर्स करती है। ऑफ कोर्स अगर ना करती तो हम
मेरे कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ठीक। और हमारी सारी लीडरशिप मौजूद थी। हमने वोटिंग में दैट भी हिस्सा ऑल्सो लिया मीन्स है। कि अगर 28th अमेंडमेंट आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर अच्छा ही एक्सपेक्ट करती होगी। आई डोंट थिंक कि अब पाकिस्तान में बल्कि इस गवर्नमेंट के दौरान किसी और आईनी तरमीम की ज़रूरत है, अच्छा। बिकॉज़ काफ़ी मामलात जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम में हल हो गए हैं। हाँ, हम्म। अगर सूबों के हवाले से कोई बात आती है और उसमें अगर कोई तरमीम है कॉन्स्टिट्यूशन में की जाती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सूबों के हवाले से जो भी मशावरत होगी, जो भी पॉलिटिकल कंसेंसस सूबों पे बनता है, पीपल्स पार्टी विल टेक पार्ट इन दैट तो डायलॉग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नए सूबे बनने की बात होती है तो उस पे साथ देगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। नहीं, आई एम सेइंग कि पाकिस्तान पीपल्स अगर कोई नए सूबे की बात होती है और गवर्नमेंट का कोई प्रपोजल है हम्म। कि वो नए सूबों पे एलाइड पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, तो पीपल्स पार्टी विल बी ओपन फॉर दैट डायलॉग। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ कोई एंड हाउ डिस्कशन अबाउट द नहीं हो रिवर्सल ऑफ रही। 18th अमेंडमेंट एनएफसी के अवार्ड से मुतालिक या सूबों के इख्तियारात से मुतालिक। देखिए, ये तो कैटेगोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ रहा है कि 27 जो 18th अमेंडमेंट है, दैट इज रेड दैट लाइन। इज डेफिनेटली अ रेड लाइन, बट ओके। इससे काफ़ी बेहतरियां भी आई हैं। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमें कोई इख्तियार ज़्यादा मिल जाए सूबों को, ज़्यादा पैसा तो फिर भी पंजाब को ही मिलना है, और पंजाब में जो है वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। लेकिन एक बात इसमें ज़रूर है, 18th अमेंडमेंट में जो डेवोल्यूशन की बात है, उसमें डेवोल्यूशन सूबों तक तो इख्तियार ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन सूबों को आगे भी एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट की तरफ भी जाना चाहिए। और हम्म। जब तक लोकल एक एम्पावर्ड फाइनेंशियली पॉलिटिकली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम तमाम सूबों में नहीं नाफिज होता, तब तक ठीक। जो है जो 18th अमेंडमेंट की जो असल जो ट्रू सेंस है ऑफ द 18th अमेंडमेंट, वो नहीं पूरी हो सकती। जी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है स्टेज्ड वॉकआउट्स इन द सेनेट ओवर इश्यूज लाइक कैनाल प्रोजेक्ट हो गया। इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीओवी था वो ये था कि लैक ऑफ कंसल्टेशन है, हमसे वफाक ने इस पे कंसल्टेशन नहीं की। इज दिस प्रोटेस्ट पॉलिटिकली इफेक्टिव? और क्योंकि जब भी आप किसी पीएमएलएन के बंदे से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और कुछ एनालिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो वॉकआउट्स होते हैं ये एक सिविलियन पॉलिटिकल अथॉरिटी को वीकन करते हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्टिंग्विश करती है between a protest and responsibility in governance? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, वो मैं समझता हूँ, दिस इज़ माय ओपिनियन, इट्स बेटर देन एनी पॉलिटिकल पार्टी इन दिस कंट्री। और जो असल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अगर आप पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग करती रही हैं या आप पार्लियामेंट्री रिपोर्टर से बातचीत कर लें, आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है वो जमात जिसने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया, और हमेशा हर ऐसे इशू पर जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो, लॉ वायलेट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाती है। अभी वेरी रिसेंटली इसी सेशन में जो अभी ख़त्म हुआ है पिछले हफ्ते, उसमें पीपल्स पार्टी ने एक वॉकआउट स्टेज किया। उस पे हुकूमत ने माजरत की, हुकूमत ने वो ऑर्डिनेंस वापस लिया। वो एक बहुत ही एक इलीगैलिटी हुकूमत ने के हाथों से हो गई कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया विदाउट द Signature of the सिग्नेचर ऑफ president. द प्रेसिडेंट। तो इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशंस होती हैं, वो हमारा काम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ नारों की बेसिस पे जमहूरियत का साथ दिया है, डेमोक्रेसी का साथ दिया है, बल्कि वी पेड अ हैवी प्राइस फॉर डेमोक्रेसी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक। ने अपने शहीद कायद को खोया है जमहूरियत के लिए, तो हमारे से जमहूरियत के ऊपर जो है वो हमेशा डिबेट करेंगी आप, या पीपल्स पार्टी के साथ कोई जमहूरियत के ऊपर डायलॉग होगा, तो हमेशा वो ठीक इस है। मुल्क के लिए बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा अली, पीएमएलएन हैज ऑफ्टन बीन सीन सॉरी, एज। I just give me, if you could give me 30 seconds, I would like to answer completely। आपका सवाल लंबा था। You asked me कि वो ये कितने कारआमद होते हैं। ये जी जी जी। अच्छे ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, ये हमारा राइट होता है। अच्छा। और हमारा काम है ये कि पार्लियामेंट में जाके अपोज करना गवर्नमेंट को, और
या सपोर्ट करना हुकूमत को, तो जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी इशू पे गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया, वो कानून पास नहीं हो सका इस ठीक। हुकूमत में। अगर नहरों की भी आप बात करें तो नहरों के ऊपर भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मैटर गया है, और वहाँ से नॉट नॉट ओनली पार्लियामेंट बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जी। उन्होंने भी नहरों को विदाउट कंसेंसस रिजेक्ट किया है। ठीक है, पीएमएल has often been seen as पंजाब सेंटर्ड while पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी स्ट्रेंथ सिंध के अंदर ही है। तो ये जो रीजनल पॉलिटिकल आइडेंटिटी है ये हेल्पफुल है पाकिस्तान के लिए या ये नेशनल गवर्नेंस को ज़्यादा हर्ट करती है? और साथ मुझे ये भी बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद को एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हमेशा प्रेजेंट करती है, लेकिन आप कभी सिंध से बाहर निकल के क्यों नहीं आ सके? अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ अ नेशनल पार्टी। मुझे इट इज़। बताने की ज़रूरत भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कश्मीर में हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोलिशन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में भी कोलिशन गवर्नमेंट है। वी हैव मेंबर्स फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस। हमारे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के मेंबरान हम्म। के खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, हमारे प्रोविंशियल एंड नेशनल असम्बली के मेंबरान बलूचिस्तान में मौजूद हैं, हमारे 16 एमपीएस पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, और हमारे 7 के करीब एमएनएज पंजाब से, अगर आप हमें पंजाब का हिस्सा समझती हैं तो हम भी पंजाब से हैं, और वी हैव a good strength in the parliament, in all parliaments ऑफ पाकिस्तान। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो, और वफाक के लिए भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी जो कि नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर कमज़ोर किया गया कुछ कुव्वतों की तरफ से, उससे वफाक कमज़ोर हुआ, उससे हमारी इकाइयों में जो एक पोलराइजेशन है वो बढ़ी, और आज जो हम देख रहे हैं जिसमें एक देयर इज़ अ हाइट ऑफ पोलराइजेशन इन द कंट्री, एक बहुत हीटेड एटमॉस्फेयर रहता है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, बिटवीन पॉलिटिकल वर्कर्स, बिटवीन सूबे। और पहले तो कभी हमने नहीं सुना था कि नहरों की बात हो तो पंजाब वाले कहें कि नहीं ये पंजाब का मसला है, और सिंध वाले कहें ये सिंधियों का मसला है, केपीके वाले कहें ये पख्तून मसला है। ये तो हम मज़ीद अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर किसी की ख्वाहिश है कि एक पीपल्स पार्टी को या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो है वो लिमिट किया जाए, ठीक। सूबाई पार्टियां बनाई जाएं, तो इससे मैं समझता हूं कि नेशनलिज्म जो है ना, जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनको तकवीत मिलेगी, और हमारी फेडरेशन जो है वो कमज़ोर होगी। ठीक। अली, रिसेंटली लास्ट वीक ही बल्कि कुछ इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई हैं। ये जो लीगल अमेंडमेंट्स हैं ये अलाउ करती हैं लॉ मेकर्स को अपने एसेट्स को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी। इजंट दिस फंडामेंटली एट ऑड्स विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्टोरिक स्टांस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी? देखिए, मेरा अपना जो ज़ाती मौक़िफ़ है इसके ऊपर वो ये है कि एज़ अ पार्लियामेंटेरियंस हमारा जो नंबर 1 ड्यूटी है दैट इज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। और अगर मैं एक हलके से, जिस हलके से मैं नुमाइंदगी करता हूँ, उस हलके की 8-10 लाख अवाम मुझे जानती है, और मुझे ये भी जानती है कि मेरा किरदार कैसा है, मेरा घर किधर है, मैं किस फैमिली से हूँ, मेरा कारोबार क्या है। और अगर मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन उनसे कुछ छुपाऊं, तो मैं समझता हूं कि ये एक एक गैर मुनासिब और एक अनडेमोक्रेटिक और अनट्रांसपेरेंट अमल है। बट हैविंग सेड दैट, मैं अपने पार्लियामेंट जो भी कानून पास करती है, मैं फिर भी एज ए पार्लियामेंटेरियन अपने, अगर किसी वेबसाइट के ऊपर मेरे गोशवारे, मेरे एसेट्स नहीं भी आते, तो मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, या आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने एसेट्स जो हैं वो जरूर पब्लिक चलें, करूंगा, बिकॉज मेरा दैट्स मेरा ह्यूज, दैट्स वेरी नाइस। ये मेरी जिम्मेवारी है एज अ पार्लियामेंटेरियन टू बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है। नंबर 2, हैविंग सेड दैट, रिसेंटली जो कानून साजी पार्लियामेंट में हुई है, उसका जरूर एक कॉन्टेक्स्ट होगा। और मैंने पूछा भी, जो जो मूवर थी प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी। इस बिल की, मैंने उनसे ये ज़रूर शिकायत भी की और उनसे ये दरियाफ्त करने की कोशिश की कि ये कौन सा बिल है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने मुझे बहुत पेशेंटली एक्सप्लेन किया कि, और उन्होंने एक मुझे कुछ
एमएनएज़ की मिसाल भी दी जो मौजूद भी थीं, वहाँ पे ख़वातीन एमएनएज़ थीं, और बड़ी सीनियर, नॉट नॉट ये नहीं कि पहली दफ़ा आई थी ऐवान में, कोई चौथी दफ़ा आई थी, पाँचवीं दफ़ा आई थी, बहुत मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको बहुत सीरियस, उन्होंने खुद आके हमें बताया कि उनके कोई एसेट्स पब्लिक हो गए थे, जिसकी वजह से उनको बहुत सी थ्रेट्स का सामना हुआ, उनके घर पे लोग आ गए, कोई कब्ज़े की कोशिश हुई, तो वो थोड़ा-सा उनका एक ज़रूर मौक़िफ़ था, जो कि ज़रूर सुनना चाहिए। और ठीक जो है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि पार्लियामेंटेरियंस अभी भी ठीक। अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे, लेकिन सिर्फ ओके। पार्लियामेंट ने एक लेयर उसके ऊपर लगा दी है कि ठीक है। एनीबडी, अगर आपको भी मेरे एसेट्स देखने हों या किसी और पार्लियामेंटेरियंस के, हम्म। तो यू विल हैव टू राइट इट टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली कि हमें इनके एसेट्स चाहिए, तो वो फिर असेंबली सेक्रेटेरिएट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है अली, आई हैड अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस एज वेल, लेकिन मेरे पास टाइम शॉर्ट हो रहा है, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी जारी है, एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स में आज की क्या डेवलपमेंट्स है उस पर बात होती है। जी वेलकम बैक। ऑपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज या फिर स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल के साथ ज़रूर आगे बढ़ ही रही है। एक तरफ उनकी स्ट्रीट मूवमेंट भी चल रही है और दूसरी तरफ उनकी 8 फरवरी की जो एहतजाज की कॉल है वो तो एक तरफ है ही है। लेकिन अब ऑपोजिशन की जमातों में हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली जमात नहीं है, क्योंकि अब JUIF ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया। आज मौलाना फजलुर रहमान ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, जो अवाम के मैंडेट के साथ धोखाधड़ी हुई 8 फरवरी को, जो उनका मैंडेट चोरी किया गया, उसके खिलाफ हम सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। 8 फरवरी की जो सेंट्रल जो जलसा है वो रावलपिंडी में करने का ऐलान किया गया। तो सवाल ये कि क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इजाज़त देती है नहीं, उस पर बार बार हम बात करते, लेकिन क्या अब हुकूमत जो है वो इजाज़त देगी JUIF को? और फिर हम दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब मकासद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF जैसी जमातों के एक ही हैं, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अंडर ये जमातें मिल भी सकती हैं या नहीं, या फिर PDM की तर्ज का कोई और यहाँ पर जो है अलायंस बनता हुआ हमें नज़र आएगा, यानी इस पर बात करते हैं। जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जाहिद खान साहब। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। सर, क्या हुकूमत JUIF को एहतजाज की इजाज़त देगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए जी, सबसे पहले बात तो यही है कि मौलाना साहब ये क्लियर करें कि जो एहतजाज 8 फरवरी का कर रहे हैं, ये सिर्फ फेडरल के खिलाफ कर रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर रहे हैं, जो उसका मैंडेट वो तो कहता है कि मेरे मैंडेट तो PTI ने चोरी किया, तो ये कैसे इकट्ठे रह सकते हैं। इनका तो पहले बात बन भी रही थी और इसलिए नहीं बनी थी कि मौलाना फजल रहमान ने यही कहा था उनको कि आप इस्तीफा देंगे, आपकी जो सूबाई असम्बली है, सूबाई हुकूमत है, इससे आप इस्तीफा देंगे, लेकिन PTI ने नहीं माना था। तो इनके बीच में तो काफी इख्तिलाफ है। जहां तक एहतजाज के या जलसा करने का है, तो वो तो हर एक के, लेकिन पुरअमन हो। अगर पुरअमन कोई करेगा तो उसको तो इजाजत होगी, लेकिन अगर पुरअमन नहीं करेगा तो जाहिर है फिर हुकूमत आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए तो कदम उठाएगी, जिस तरीके से भी हो। लेकिन मौलाना फजल रहमान और इनका इकट्ठा इसलिए नहीं चल सकता है क्योंकि मौलाना फजल रहमान को आपको पता है कि पूरे जितने इलेक्शन हुए हैं वो तो एक ही सूबे में, पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में, तो फिर भी उसके तो कुछ भी आया हुआ है। तो पख्तूनख्वा में वो फारिग हो चुके हैं, तो वो अगर बात करते हैं तो वो तो उनके भी मैंडेट की बात करते हैं ना, कि जो उनको मैंडेट मिला, जो PTI कहते हैं हमें सही मैंडेट मिला और बाकी पार्टियों को सही मैंडेट नहीं मिला। तो पहले तो ये आपस में डिस्कस करें, आप अब एक दूसरे को बता दें कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर मौलाना फजल रहमान उनके मैंडेट को भी सही तस्लीम नहीं करता है तो फिर तो बात आगे बनती है। और दूसरा ये कि जो लोग ये कहते हैं कि ये गलत था, तो इस्तीफा दे देना। क्यों बैठे हुए हैं असम्बलियों के अंदर, क्यों मराहत ले रहे हैं? असम्बलियों के अंदर तो हर एक बैठा हुआ है, मराहत ले रहे हैं, और जब भी बात आती है तो वो ये कहते हैं कि पार्लियामान में रहते हुए हमें एहतजाज करना जरूरी है, और फिर पार्लियामान से भी अगर बाहर निकल जाएं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता।
तो फिर दो ही चीजें तो नहीं हो सकती है ना, फिर हुकूमत में भी रहते हैं, वहाँ पे पीटीआई तो हुकूमत में है ना, सूबाई ठीक हुकूमत सर, जेयूआईएफ और पीटीआई किसी पॉइंट पे मिल सकते हैं, और वो पॉइंट मेरे ख्याल में तो अभी है जहां पे ये दोनों जमातें आपके खिलाफ एहतजाज ही कर रही हैं। एक पॉइंट तो आपने बताया कि चले उनका जो केपी का मामला है वो एक अलग है, लेकिन उसके अलावा जो मैंडेट की चोरी की बात करते हैं, इलेक्शन चोरी होने की बात होती है, तमाम तर दीगर मसाइल जो उन पर तो एक ही पेज पे है। नहीं, इसलिए नहीं है कि जो मौलाना फजल रहमान मैंडेट की चोरी की बात करते हैं वो तो पुख्तनख्वा से करते हैं ना। पंजाब में तो पहले कभी सर वो जितने भी इलेक्शन रावलपिंडी में आपके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए उसमें अवाम का मैंडेट चोरी हुआ। सिर्फ केपी की बात नहीं कर रहे सर, सेंटर की भी बात करें। देखिए जी, सेंटर की बात नहीं है। जब वो चोरी की बात करते हैं उसने कभी वाजे किया कि मैं सेंटर के खिलाफ कर रहा हूँ? उसने आज तक नहीं किया। इसलिए नहीं क्लियर कर रहे कि उसको पता है कि उधर, और अगर तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना जो वो असल में पीटीआई के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं? बिल्कुल उसके खिलाफ भी करते हैं। बिल्कुल, मैं ये सूख से कहता हूँ, क्योंकि उनकी जब मीटिंग हुई, पहले मीटिंग होती थी, इसमें एक दूसरे के ऊपर ये बात थी कि जब मौलाना को कहता कि हमारा साथ दे, तो उन्होंने कहा जी हम साथ देंगे, लेकिन आपने हमारे मैंडेट चोरी किया, आप भी अपने इस्तीफा देंगे। तो वो पीटीआई उसके लिए तैयार नहीं होती थी। अब मुझे बता दे कि इससे पहले मुझे पूरा हिस्ट्री में बता दे कि मौलाना फजल रहमान ने पंजाब से, सिंध से या कहीं और सीटें सिर्फ बलूचिस्तान से लेते थे, और पख्तूनख्वा में कहीं और से सूबों से तो उसने कभी मैंडेट लिया नहीं है, कभी इलेक्शन जीता नहीं है। तो मसला तो वही है। अभी एहतजाज इधर करे या उधर करे एहतजाज तो वो 8 फरवरी का उसने वाजे तो नहीं किया कि मैं सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहा हूँ या पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि 8 फरवरी का जो है, तो 8 फरवरी वो सबको ऐसे समझ रहे हैं। सर 8 फरवरी को तो वैसे आप लोग जीते थे, खैर वो केपी में उनकी हुकूमत बनी, लेकिन सर मुझे ये भी बताएं कि फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत को बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल किया जाए, सख्ती से निपटा जाए, आप मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें 8 फरवरी से मुतालिक, और इससे हालात जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। जबकि हुकूमत ने तो वाजे कर दिया कि सख्ती से निपटा जाएगा, कोई भी एहतजाज करने की बज़ाहिर इजाज़त नहीं दी जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो सर आपको नहीं लगता कि ये पहला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है? देखिए जी, एक बात हमने तो हुकूमत ने तो कई बार मुज़ाकरात की बात की, हुकूमत ने तो कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा है, और अयाज सादिक साहब जो हमारे स्पीकर है उसने कई बार ये लोग भी मिले, लेकिन इनके पास मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करने का। वो फवाद चौधरी भी वैसे ही अवाम में चल रहा है ना, वो तो पीटीआई वाले उसको मानते नहीं है। आपको पता है वो तो पीटीआई से फारिग हो चुका है, और जो बात करते हैं पीटीआई का एक ही बंदा है, वो है इमरान खान। इमरान खान तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं करते। वो तो कहते हैं कि जी नहीं, जो मुज़ाकरात करेगा हम में से नहीं है। उसके बयान ने अभी उसके बयान ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो मुज़ाकरात तो हुकूमत चाहती है, और देखिए ना, पहले शर्तें नहीं होती मुज़ाकरात में, कभी भी शर्तें नहीं। उस मुल्क में मैंने बहुत सारे तहरीकें देखी है, 40 साल मेरी सियासत में हुई है, लेकिन कभी भी जब पार्टियां मिल बैठती हैं और कोई भी तहरीक चलाती हैं, आपस में पहले शर्तें नहीं रखती, मिल बैठती हैं, फिर एक रास्ता, एक नुक्ते पे मुतफ़िक हो जाते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं जी हमें ये हमारी ये शर्तें मानो फिर मुज़ाकरात होगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। और हुकूमत की, जहां तक आपने हुकूमत की बात की, देखिए मैंने पहले अर्ज की कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज करेगा तो उसमें कोई नहीं, लेकिन अगर कोई तशद्दुद पे उतर आएगा तो फिर हुकूमत के पास तो कोई और चारा है नहीं, वो आवाम की जान माल की हिफाजत तो करेगा, वो तो उनकी जिम्मेवारी। ठीक है सर, ये तीरा वैली वाली भी प्लीज वजाहत कीजिएगा। जब हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने ये बताया कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है वो तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही है, और ये इसमें हमारी तरफ से कोई डीपॉपुलेशन नहीं की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद करवा रही है, ये जो भी ऑपरेशन है उनकी मर्जी से हो रहा है। जबकि उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो उल्टा आवाम को सपोर्ट करें जो हज़ारों की तादाद में बेघर हुए, और ये हम नहीं बल्कि विफाक कर रहे हैं। तो सर ये क्या हो रहा है और ये किसकी तरफ से हो रहा है? देखिए जी, ये तो बदकिस्मती है कि पीटीआई वाले अपनी चीजें को मानते नहीं है। आपको याद होगा कि मलाकन डिवीजन में ऑपरेशन हुआ था, सूबाई हुकूमत ने जब लोगों को निकालना, 35 लाख लोग निकल आए थे, पहले उनके लिए कैंप्स कायम किए हुए थे। ये आप मुझे बता रहे कि 4 अरब रुपए जो दिया है जगह से, किसने मुज़ाकरात की? क्या फेडरल गवर्नमेंट ने की या सूबाई हुकूमत ने की? ये तो आपको पता है कि ये अगस्त में यह फैसला हुआ था। जो जरगा वहां से आया, तो जो 24 बंदों का जरगा बना था, वो तो इनके साथ मुज़ाकरात की है, सूबाई हुकूमत के साथ की, मरकजी हुकूमत के साथ तो नहीं की। मरकजी हुकूमत के जब आईजी का और ये सब का जो मीटिंग हुआ, जो इसके आईजी ने उनको कहा कि जनाब ये चीजें मेरे पास उधर न पुलिस इतना फोर्सेस है, न मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। उसने यहाँ तक कहा कि जी मेरे पास तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है जो नई अजला बनी है, तो मैं कहां से इसको कंट्रोल करूंगा? तो सबके टांगे कांपने लगे,
उन्होंने कहा ठीक है जी, हम करते हैं। अब मुझे बता दें जो मुज़ाकरात जरगे के साथ हुए, क्या वो फेडरल गवर्नमेंट ने की, कमिश्नर ने और डिप्टी कमिश्नर ने और चीफ सेक्रेटरी ने किए और इनको भेजा। जब 8 अगस्त को जब अगस्त में उनकी मुज़ाकरात हुई जरगे की, तो कमिश्नर ने लेटर लिखा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि जी वो वॉलंटियरली निकलना चाहते हैं, पहले ये लोग जाके वो टेररिस्टों से मुज़ाकरात किए, उन्हें कैसे मुज़ाकरात करो कि ये निकल जाए। उन्होंने मुज़ाकरात की, उन्हें इनकार किया। वो जो टेररिस्ट थे, ये खुद एक बंदा के अभी रोडों पे फिर रहे थे, तो उसने कहा था कि जी हमने मुज़ाकरात की, वो नहीं मानते, वो नहीं जाना चाहते हैं। फिर उसने हुकूमत को कहा कि आप कर ले, और फिर ये अगस्त में निकल आते ना तो ये मसला न होता, लेकिन इन लोगों ने खुद डिले किया। और मुझे अब बता दे कि जो 14 दिसंबर को इन्हें अपने कैबिनेट से मंजूरी ली 4 अरब रुपए का, और 1 जनवरी को इसने रिलीज किया, तो ये मरकज ने किया? मरकज ने तो नहीं किया। मरकज ने तो उनको इंटेलिजेंस ने बताया कि ये लोग हैं, इसका हम ये करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग हम निकाल देते हैं। तो ये तो सूबाई हुकूमत का काम है। और ये मैं बता दूं 18वीं तरमीम के बाद हुली सूली सारी जिम्मेवारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई कसूर या कोई नुमाइंदा कुछ नहीं। नुमाइंदा होता है, लेकिन जो गवर्नर होते हैं, तो अभी इफेक्ट्स कमेटी का जब मीटिंग हुआ था तो इसने चेयर किया था, चीफ मिनिस्टर ने। चाहिए तो यही था कि अब गवर्नर करता, तो गवर्नर को तो पूछते नहीं है, गवर्नर तो वैसे बैठा हुआ है जो वो पाक की नुमाइंदा है। तो फिर हम पे कैसे इल्जाम लगा रहे? और जहां तक टारगेट ऑपरेशन के, वो तो हो रहे हैं ना, वो तो कभी रुका ही नहीं है, क्योंकि वो दहशतगर्दी के आगे लोगों को सर ऑपरेशन का मसला नहीं था, ये ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन है, वो पहले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से वो जारी है। लेकिन इसमें वक्त खत्म हो गया, मुझे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है सेगमेंट से। ब्रेक पे के बाद जब हम वापस आएंगे, क्रिकेट पे पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान क्या हो रहा है, आईसीसी ने क्या स्टांस लिया, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए क्या स्टांस लिया, इस पर बात होती है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। अच्छा, ये जो साउथ एशियन रीजन है जिसमें पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश जैसे ममालिक है, यहाँ पे क्रिकेट खेली नहीं जाती, बल्कि क्रिकेट से समझी भी जाती है। क्रिकेट से हर एक इंसान की कोई ना कोई इमोशनल अटैचमेंट भी होती है। मतलब अगर आप जीत जाते हैं तो ऐसे लगता है कि आपने पता नहीं क्या क्या जीत लिया, एक खेल नहीं बल्कि कुछ और भी जीत लिया। और अगर हार जाएँ तो हम लोगों के जो जज्बात होते हैं, हम लोग आवाम को रोते हुए भी देखते हैं। लेकिन भारत जब से भारत की तरफ से ये क्रिकेट में कारोबारी अंदाज अपनाया गया है, तो उसके बाद से ये खेल में भी सियासत हमें नज़र आती है। कभी कहीं पे कोई सियासी कशीदगी हो जाती है, उसकी वजह से मैचेस मुलतवी होते भी हमने देखे। कभी खिलाड़ियों पर पाबंदियां भी लगी, कभी आईसीसी को दबाव में लाकर फैसले करवाना पड़े। पहले भी वर्ल्ड कप जब होते रहे तो इसी तरह की खबरें आती रहीं, पाकिस्तान को आने से रोकने के बहाने होते रहे, फिर पाकिस्तान ना आने के बहाने भी होते रहे। अब की बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और आईसीसी को जो है वो सियासत का सामना करवाया जा रहा है या करना पड़ रहा है भारत की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश में जो वाकया हुआ वो ये कि उनकी तरफ से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भारत ना जाने का फैसला हुआ, जिसपे आईसीसी ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया। तो अब उसको रिप्लेस करने के बाद पाकिस्तान का भी एक बहुत ही मजबूत किस्म का स्टांस सामने आया, जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करता है और इस पर एतराज उठाया गया। तो अब बात करते हैं कि ये जो मामला है ये किस तरफ जाएगा और पाकिस्तान फाइनली डिसाइड क्या करेगा। इस बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया मोहित शाह साहब ने। मोहित साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। अभी तक तो मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि वज़ीर आज़म से उनकी नतीजाखेज मीटिंग रही है और आइंदा आने वाले दिनों में इस पर फैसला भी सुना दिया जाएगा कि पाकिस्तान इन द एंड करेगा क्या। तो आप क्या एक्सपेक्ट करें, पाकिस्तान का फैसला क्या होगा और ये किस तरह से आईसीसी पे कोई प्रेशर बिल्डअप कर सकता है? देखिए, ये मामला इतना ट्रिकी है कि यहाँ कोई ना कोई डिसीजन ऐसा करना पड़ेगा पाकिस्तान को कि जो इंडिया की मुनाफली है और खासकर जो क्रिकेट को इंडिया ने अपनी सियासत की नजर किया हुआ है उसके खिलाफ कोई एक जायंट या आप ये समझें कि कोई ऐसा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि इंडिया कम से कम ये जो अपनी सियासत है ज्यादा देर तक न चला सके। इंडिया ने हमेशा जो क्रिकेट है और ये स्पोर्ट्स है इसको सियासत की नजर किया है। इसके डिसीजन आप देख लें, आज का डिसीजन देख लें, पहला डिसीजन देख लें, और जिस जल्दी से उन्होंने बांग्लादेश को रिप्लेस किया स्कॉटलैंड से, और वो मामला बड़ा संगीन और बड़ा सीरियस है। लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा, जो साउथ एशिया है या ये सब कॉन्टिनेंट है,
इसमें लोग मोहब्बत करते हैं इस क्रिकेट से, और आप एक ऐसे मुल्क को आप अगर इग्नोर कर दें, ऐसे मुल्क को वर्ल्ड कप से निकाल दें जिसकी स्टेक्स बड़े हैं क्रिकेट में, और जो जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है क्रिकेट की पॉपुलैरिटी में इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको आप ऑल ऑफ अ सडन आप उसको बाहर निकाल दें, उसकी जगह आप देखते ही देखते आप एक नई टीम उठा के ले आए, तो वो उसको आप इस तरह नहीं जाने देंगे। उसके खिलाफ कोई ना कोई, खासकर उन की तरफ से जो ये समझते हैं कि ये ज्यादती हुई है, उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन जरूर होना चाहिए, और पाकिस्तान यही सोच रहा है। सब मुनासिब डिसीजन किया जाए कि जिसके रूह से, जिसकी वजह से कम से कम आईसीसी को, कम से कम बीसीसीआई को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इनको ये पता लगे कि इन्होंने बड़ा एक अनजस्ट डिसीजन किया है, बड़ा जालिमाना इन्होंने कदम उठाया है कि आपने बांग्लादेश जैसी टीम को वर्ल्ड कप से निकाल दिया। अब डिसीजन क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात है। डिसीजन एक तो बिल्कुल ही बाइकाट वाला डिसीजन है। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल बाइकाट वाला डिसीजन जो है वो शायद सूट ना करे, ना पाकिस्तान को सूट करे, ना किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी या क्रिकेटिंग वर्ल्ड को सूट करे। दूसरा ऑप्शन है कि हम इंडिया से ना खेलें, इंडिया से जो हमारा 15 फरवरी को मैच है वो हम उससे पुल आउट कर दें, वो न खेलें। मेरा ख्याल है उसके अगर पाकिस्तान नहीं खेलता इंडिया से, तो ये याद रखिएगा कि इंडिया की जो खासकर जो आईसीसी की जो रेवेन्यू है, जो फाइनेंसेस है, जो रेवेन्यू इकट्ठा करेगा आईसीसी या बीसीसीआई इस वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइजेशन से, वो आधे से भी कम रह जाती है। अच्छा। तो उसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल धचका लग सकता है जो आईसीसी है और बीसीसीआई है, और उसमें क्लियर इंडिकेशन होगी कि जी हमारी मुल्क ने, हमारी मुल्क की गवर्नमेंट ने, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने हमें मना किया कि इंडिया से आप न खेलें। अच्छा। अगर इस तरह की बात है तो इस पे पाकिस्तान को कोई मतलब है कथन भी नहीं है, पाकिस्तान की कोई लायबिलिटी भी नहीं होगी, और ये स्टेप पाकिस्तान एक्सट्रीम ले सकता है। खेलेगा तो जरूर, मुझे पता है खेलेगा पाकिस्तान, लेकिन इंडिया से शायद पाकिस्तान में इतना खेले जो मैं फील कर रहा हूँ कि प्लान बी की तरफ जाया जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से ये डिसीजन होगा। सर, इसमें क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई दीगर ममालिक भी जंप इन कर सकते हैं, और फिर ये जब इस तरह के अनजस्ट फैसले होते हैं तो उसमें पाकिस्तान ने जैसे कंडेम किया, तो ये दीगर ममालिक क्यों नहीं करते? क्या इनको फर्क नहीं पड़ता, या फिर पाकिस्तान के कोई अपने जाती स्टेक्स हैं क्योंकि हमारा नेबर है, बरादर मुल्क है, इस वजह से सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है और बाकी किसी को फर्क ही नहीं पड़ता? आप देखें ना, अगर कोई और मुल्क होता, कोई अफ्रीका का मुल्क होता, वो बांग्लादेश की जगह आना होता, तो शायद इतना इजी पैसेज उसको ना मिलता। ये स्कॉटलैंड की टीम है, स्कॉटलैंड की टीम का मतलब है ये ईसीबी के करीब है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के करीब है। तो उन ममालिक ने जिनको यहाँ स्टांस लेना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल कोई स्टांस नहीं लिया, क्योंकि उनकी अपनी टीम वो वर्ल्ड कप में आ रही थी और एक बांग्लादेश या सब कॉन्टिनेंट की टीम बाहर जा रही थी। शायद अगर ये किसी और अफ्रीका से कोई टीम का आना होता तो वो ईसीबी स्टांस ले लेता, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया स्टांस ले लेता, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड स्टांस ले लेता, कोई और भी ले लेते। लेकिन हाँ वो ये कि अपनी एक पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से या अपनी एक पर्सनल उसकी वजह से मतलब है उनको समझ आ रही थी कि हमारी अपनी टीम चली जाएगी, इसलिए उन्होंने कोई एक सॉलिड स्टांस नहीं लिया। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन बड़ी डीप है। देखें, अगर आईसीसी इस वक्त इस तरह की हरकत बीसीसीआई को करने देता है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, या आईसीसी को टोटली डोमिनेट करता है बीसीसीआई, तो कल बड़े मामलात खराब हो सकते हैं, कल ग्रुपिंग बन सकती है, कल और कोई इस तरह की चीज बन सकती है में जिस इंटरनेशनल क्रिकेट को होगा। ऑलरेडी जो क्रिकेट है ये 12-15 मुल्क खेलते हैं, इससे ज्यादा नहीं खेलते। और अगर इसको भी 12-15 ममालिक को भी एक फैमिली के तौर पे और एक कंबाइंड एफर्ट करके क्रिकेट की पॉपुलैरिटी की तरफ देखा ना गया, तो कल और ममालिक कम से कम इस गेम्स में नहीं आएंगे, और ममालिक के लिए ये बड़ा मसला हो जाएगा कि वो इस गेम को अडॉप्ट करें या क्रिकेट फ्लरिश हो अराउंड द वर्ल्ड। तो फिर ये आईसीसी को कैसे बात बावर होगी कि इतने मैसिव स्केल पे जाके ना सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया या आईसीसी को नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि दीगर ममालिक भी जो है वो मुतनफ़र हो जाएंगे कितने अच्छे खेल से। तो आईसीसी को ये भी तो साथ बावर होना चाहिए कि जहां पे अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स इंडिया के जब आते हैं, आप वेन्यू बदल सकते हैं, आप पाकिस्तान की बजाय दुबई जा सकते हैं, आप श्रीलंका जा सकते हैं, तो जब किसी दूसरे मुल्क के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इंडिया से मुतालिक, तो वो फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स क्यों कंसिडर नहीं होते? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या है?
देखें, इट्स लाइक लर्निंग थ्रू हार्ड वे। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि आईसीसी को भी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई को भी ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान अगर मैच नहीं खेलता और पाकिस्तान अगर इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलता तो उनकी रेवेन्यू को कितना ज्यादा नुकसान होगा। जो अगर ये खरबों की अरबों की डॉलर्स की बात करते हैं तो वो रेवेन्यू मैं नहीं समझता कि वो आधा भी रह तो जाए। वैसे इसमें पाकिस्तान का भी नुकसान होगा? नुकसान पाकिस्तान का देखें, नुकसान तो जब रेवेन्यू कम होगा तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी कम ऐसा मिलेगा और ममालिक को भी कम ऐसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि कम अज कम इनको ये जो इंडिया आज तक ये सारी बातें कर रहा है कि जी हम ही रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, इंडियन क्रिकेट रेवेन्यू, इंडियन बच्चा नहीं पता रेवेन्यू जनरेट करते हैं पाकिस्तान तो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वो रेवेन्यू जनरेट उन्होंने इस तरीके से करना होता है, एक धचका उनको लग गया ये तो मेरा ख्याल है काफी उनके लिए और सब के लिए और बीसीसीआई और आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा। अच्छा, मैंने जो पहले सवाल आपसे पूछा था कि क्या ये जो सिचुएशन है वो इतनी संजीदा हो सकती है जहां पे आईसीसी के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से या ये जो भी डेवलपमेंट होगी उससे कोई प्रेशर बिल्डअप होगा, बट यू हैव मेड इट वेरी क्लियर कि पाकिस्तान जो है वो शायद प्लान बी की तरफ जाएगा जिसमें एक अद मैच का या इंडिया के खिलाफ मैचेस का बॉयकॉट किया जाएगा। बट स्टिल आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो सकती है जहां पे पाकिस्तान को ओवरऑल ही बॉयकॉट करना पड़े? नहीं, मेरा ख्याल है ओवरऑल बॉयकॉट करना ना पाकिस्तान के फायदे में है और ना करना चाहिए। देखिए, गलती आईसीसी ने की या सीआई उन्होंने की कि इतनी जल्दी उन्होंने रख लिया और बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल दिया। 2 दिन का उन्होंने डेडलाइन दी बांग्लादेश को। ये पुराना क्रिकेटिंग बोर्ड है, इसकी फॉर क्रिकेट इन द वर्ल्ड। आप इतने बड़े मुल्क को जो फुल मेंबर कंट्री है आईसीसी को आप इतनी जल्दी निकाल नहीं सकते। और रोल प्ले करना चाहिए था, बाकियों नहीं किया। कुछ और ऑप्शंस देखने चाहिए थे, वो ऑप्शन नहीं देखे गए और जल्द करके स्कॉटलैंड को उन्होंने डाल दिया। इनको भी लेसन वगैरह जरूर देना पड़े। पाकिस्तान जो बाकी ममालिक के किसी और मुल्क की तरफ से हो, बांग्लादेश की तरफ से हो, कि कम अज कम इनको ये पता लगे कि जब ये ममालिक नहीं खेलेंगे तो फिर रेवेन्यू पे भी फर्क पड़ेगा, फिर इनकम पे भी फर्क पड़ेगा और फिर आपके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी पे भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है, मोई साहब आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब पाकिस्तान की तरफ से फाइनल डिसीजन लिया जा चुका है बज़ाहिर और उसको अनाउंस किया जाएगा या जो भी फाइनल डिसीजन होगा उसमें क्या सियासी किसी एस्पेक्ट को भी देखा जाएगा? क्योंकि अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो वहां पे वो पॉलिटिकल पार्टी जरूर मौजूद हैं जो कि इंडिया के खिलाफ है, लेकिन ऐसी पार्टीज भी मौजूद हैं जो अगर खुदा ना ख्वास्ता कल को बरसर इक़्तिदार आ जाती हैं वो फुल्ली इंडिया की सपोर्ट में होंगी और पाकिस्तान के शायद खुदा ना ख्वास्ता खिलाफ हों। तो पाकिस्तान को ओवरऑल ये तमाम तर मामलात को भी देखना पड़ेगा, खेल से बालातर होकर। देखें, अभी आपकी जो बात है ये इतना आसान नहीं है। अब हसीना वाजिद को दोबारा बांग्लादेश लाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, सालों साल और डिकेड लग जाने। ठीक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो साथ दिया है बांग्लादेश का वो बड़ा जेन्युइन है और साथ देना भी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश साथ ज्यादती हुई है। बांग्लादेश ने अगर सिक्योरिटी कंसर्न का वो एक्सप्रेस किया, शो किया कि हम नहीं खेल सकते, तो जिस तरह आप इंडिया की बात मानते हैं तो बांग्लादेश की बात भी माननी चाहिए। डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होता ना। एक मुल्क है जी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, हम पाकिस्तान नहीं आते, उनको आप छूट दे दें। दूसरा मुल्क कहता है हमने इंडिया नहीं जाना, उसको आप छूट ना दें। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा म्यार है। दोहरा म्यार लंबे अरसे तक नहीं जाता। लेकिन मेरा ख्याल है टाइम इज राइट नाउ। अभी बहुत अच्छा वक्त है कि बीसीसीआई को और आईसीसी को कुछ ना कुछ इसका बताना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा, कोई ना कोई लेसन देना पड़ेगा कि जब तक सारे मुल्क एक पेज पे नहीं है, सारे मुल्क क्रिकेटिंग जो प्लेइंग कंट्री है वो साथ मिलके नहीं चलेंगे तो क्रिकेट ना सिर्फ क्रिकेट को डैमेज होगा बल्कि फाइनेंसेस भी डैमेज होंगे। जो आप कमाते हैं, जो खरबों डॉलर्स आप कमाते हैं, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा उसमें हिस्सा है कि पाकिस्तान इंडिया से खेलता है तब आपके पैसे बनते हैं, वरना इतने पैसे कभी भी ना बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।